नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज की एक नई वीडियो। दोस्तों, लक्ष्य सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह सीरीज हमारी मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों कौन कौन सी है? एक तो आपका यूपीएससी सीएससी जो कि 28 मई को होना है, और दूसरा है आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम जो कि 14 मई को निर्धारित है। तो यूपी का आपका पीसीएस और यूपीएससी का यूपीएससी यानी कि सीएससी जो कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, वह आपका 28 मई 2023 को प्रस्तावित है। और ये दोनों परीक्षाएं दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं और लोग इन दोनों को पाने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं। तो इसीलिए हम आपकी जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं करेंट अफेयर्स पर आधारित बहुत सारे वीडियोस की श्रृंखला। और ये योजना है दोस्तों करंट अफेयर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करने की। तो उसी को हम लक्ष्य सीरीज नाम दे रहे हैं। और लक्ष्य सीरीज में अभी तक आपको एक वीडियो प्राप्त हो चुकी है और पहली वीडियो जो प्राप्त हुई आपको वह है पर्यावरण की। पहली वीडियो आपको मिल चुकी है जो कि आईपीसीसी की जो छठवीं आकलन रिपोर्ट आई थी, छठी आकलन रिपोर्ट का थर्ड पार्ट अभी प्रकाशित हुआ था आईपीसीसी का। तो उसी को हमने अच्छे से डिस्कस किया। और वीडियोस दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए आप बिल्कुल स्किप मत करना और ये सीरीज तो आप मिस करना ही मत, क्योंकि इस तरह की एक जो वीडियो है शॉर्ट वे में और कॉम्प्रिहेंसिव वे में दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए डिस्कस की जा रही है इस चैनल पर। तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग इस पे बने रहिएगा। चैनल पर बहुत सारी वीडियो हम अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को डिस्कस करेंगे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बाद दोस्तों हम पर्यावरण की तो चला ही रहे हैं सीरीज, उसका एक वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक वीडियो और आपको प्राप्त होगा आज। और फिर आएगी दोस्तों हमारी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को भी हम इन दोस्तों इन तीनों सब्जेक्ट्स को पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इकोनॉमी को हम पैरेलल चलाएंगे। एक एक वीडियो आपको हर 2-2, 3-3 दिन में एक एक वीडियो मिलते रहेंगे। और इसको दोस्तों हम प्रारंभिक परीक्षा के नजदीक होते होते सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से कवर करके एक पैकेज के रूप में करंट अफेयर्स का आपको अच्छा सा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपकी परीक्षा में एक रामबाण का काम करेगा। तो दोस्तों बिना देर किए अब आइए शुरू करते हैं लक्ष्य सीरीज का ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये पहला वीडियो है। और दोस्तों साथ ही मैं एक जानकारी शेयर कर दूं कि जो कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्लस आपकी पर्यावरण की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, उसको आप जाकर देखिए। और बहुत सारा पॉजिटिव कमेंट आप लोगों का मिल रहा है और पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिल रही है, इसलिए हम मोटिवेट हैं एक नई जो है वीडियो लाने के लिए आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज विज्ञान प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण हिस्से से स्टार्ट करेंगे जो कि दोस्तों बैंक, एसएससी, रेलवे से लेकर के यूपीएससी के एग्जाम तक महत्वपूर्ण है। और वह क्या चीज है दोस्तों? वह है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं कि हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। और यह दोस्तों अर्थशास्त्र, शांति, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों एक और पुरस्कार होता है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला, इसको नोबेल बोलते हैं, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। तो आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को, आप लिंक में जाएंगे तो आपको एबेल पुरस्कार जो 2023 जिसको दिया गया, 23 वाला एबेल पुरस्कार, उनकी पूरी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से जो है उसके अंदर दी गई है। तो एबेल पुरस्कार जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग भी बताएंगे कि एबेल पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और आप बताएं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। तो आइए विस्तार से डिस्कस करेंगे हम रसायन, भौतिक और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। 3 पुरस्कारों को पहले डिस्कस कर देंगे क्योंकि ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अर्थशास्त्र, शांति, इस क्षेत्र में पुरस्कार अभी नहीं मिला है, तो उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए पहले डिस्कस करते हैं कि
पुरस्कारों को देख लेते हैं एक एक करके। आइए विस्तार से देखते हैं। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो 2022 में प्रदान किया गया वह किसको दिया गया और किस कार्य के लिए 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया गया, यह देखना है। क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्गो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया। कौन कौन सी केमिस्ट्री? क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया है 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। अब पुरस्कार के विजेता कौन कौन है देख लेंगे। 2022 का नोबेल पुरस्कार के विजेता 3 लोगों को बनाया गया है, साझा तौर पर यह पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को, और इन तीनों लोगों का नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन तीनों लोगों को देखना है। पहला नाम है आपका कैरोलिन आर बर्टोजी। कैरोलिन आर बर्टोजी जो है वह यूएस के रहने वाले हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। दूसरा नाम है मोर्टेन मेल्डन, मोर्टेन मेल्डल जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं। और तीसरा नाम है दोस्तों के बेरी शॉर्पलेस। के बेरी शॉर्पलेस यूएसए के रहने वाले हैं। तो तीनों नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है आपका कैरोलिन आर बर्टोजी जो कि यूएसए के हैं, मोर्टेन मेल्डल जो कि डेनमार्क के हैं, और के बेरी शॉर्पलेस आपके यूएसए के हैं। इन तीनों नामों को आप अच्छे तरीके से रट लेना और इसको मैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल रहा हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम आपको याद रखने चाहिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार को लेकर के। दोस्तों इन नामों को आप शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं। आप पहला कैरोलिन आर बर्टोजी का बर्टोजी याद कर लीजिए और मोर्टेन मेल्डल का मेल्डल याद कर लीजिए और बेरी शॉर्पलेस का आप बेरी शॉर्पलेस याद कर लीजिए, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो देख पाएंगे 2 वैज्ञानिक यूएसए के हैं, एक के बेरी शॉर्पलेस और बर्टोजी, और जो मोर्टेन है आपके ये डेनमार्क के हैं। तो 2 वैज्ञानिक यूएसए के, एक डेनमार्क के, ये चीज आपको याद रखना। और इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, इसको देख लेना है। के बेरी शॉर्पलेस दोस्तों ये रसायन क्षेत्र में दूसरा नोबेल है बेरी शॉर्पलेस का। ठीक है, तो के बेरी शॉर्पलेस का रसायन के क्षेत्र में यह दूसरा नोबेल है। इससे पहले इन्हें 2001 में चिरल कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें पहला नोबेल कब दिया गया? 2001 में। और काम उनका आप लोग ध्यान से देखना और ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पिछले बार यूपीपीसीएस के अंदर इस तरह के सवाल पूछे गए थे, डायरेक्टली न पूछ के इनडायरेक्टली नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के बारे में जो अद्यतन जानकारी थी उसको आपसे पूछ लिया गया था और बहुत सारे लड़कों का ये सवाल गलत हो गया था। तो यहाँ पे ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। तो के बेरी शॉर्पलेस को रसायन विज्ञान का दूसरा नोबेल मिल रहा है। ये पहला उनके एक काम था उनका चिरल कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए उनको मिला था पहला नोबेल। अब वे दोस्तों जो के बेरी शॉर्पलेस थे वे मैडम क्यूरी, लाइनस पॉलिंग, जॉन बर्डीन, फेडरिक सिंगर के बाद 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं। यानी कि के बेरी शॉर्पलेस से पहले 5 व्यक्ति 2-2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उन 4 व्यक्ति, तो 4 व्यक्तियों में मैडम क्यूरी, लाइनस पॉलिंग, जॉन बर्डीन और फेडरिक सिंगर हैं। तो फेडरिक सिंगर, जॉन बर्डीन, लाइनस पॉलिंग, मैडम क्यूरी, ये सभी चारों लोग 2-2 बार रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं। और अब 5वें वैज्ञानिक बन चुके हैं के बेरी शॉर्पलेस यूएसए के हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना। और इनका काम जो कि क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री है उसके विकास के लिए इन्हें दिया गया 2022 का नोबेल पुरस्कार, ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना है। इतनी जानकारी के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री क्या होती है। दोस्तों क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री देखेंगे अच्छे से हम। के बेरी शॉर्पलेस और मोर्टेन मेल्डल ने क्लिक केमिस्ट्री की अवधारणा प्रस्तुत की। दोस्तों ये जो मेल्डल है वो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो आप लोग एडजस्ट कर लेना प्रोनाउंस करने में, क्योंकि इंग्लिश नाम है ये बड़े अजीब अजीब होते हैं, तो हिंदी वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन हाँ फिर भी अब मोर्टेन मेल्डल ये या आ गया है तो उसको आप जोक के वे में लेना। फिलहाल आप अच्छे जो कथन है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पे ध्यान रखना शब्दों में क्या रखा है। तो के बेरी शॉर्पलेस और मोर्टेन मेल्डल ने क्लिक केमिस्ट्री की अवधारणा प्रस्तुत की। क्लिक केमिस्ट्री तो 2 वैज्ञानिक बेरी शॉर्पलेस और मोर्टेन ने
ये दोनों लोग क्लिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। रसायन विज्ञान की एक शाखा है क्लिक केमिस्ट्री। इसके तहत मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ तीव्रता एवं कुशलता पूर्वक जुड़ जाते हैं। तो क्लिक केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो अणु होते हैं वह बिल्डिंग ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ तीव्रता से एवं कुशलता से अच्छे से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, इसके तहत कार्बन अणुओं के आपस में अभिक्रिया करवाने के बजाय पूर्ण कार्बन फ्रेम वाले छोटे मॉलिक्यूल्स पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना है। ऐसा ही दोस्तों एक अभिक्रिया कॉपर कैटलिस्ट एजाइड एल्काइन साइक्लो एडिशन है और इसका जो उपयोग है वह चिकित्सा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो क्लिक केमिस्ट्री की तरह ही कॉपर कैटलिस्ट एजाइड एल्काइन साइक्लो एडिशन है और इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है? चिकित्सा रसायन विज्ञान में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। यहां देखिए क्लिक अभिक्रिया जिसने रासायनिक विज्ञान को बदल दिया। अब जब अजाइड्स और एल्काइंस को तांबे के आयनों के साथ मिला दिया जाता है तो वे बहुत प्रभावी तरीके से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग अब वैश्विक स्तर पर मॉलिक्यूल्स को सरल तरीके से जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग अणुओं को क्या करने के लिए किया जाता है? जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये चित्र आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ये चित्र अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैरोलिन बर्टोजी को देखेंगे। इन्होंने एक ऐसे क्लिक अभिक्रिया को विकसित किया जो सजीवों के भीतर कार्य करती है, जिससे कोशिका की सतह पर महत्वपूर्ण अणुओं की अवस्थिति का पता लगाया जा सकता है। इन जैव अणुओं को ग्लाइकेन्स कहते हैं। इन्हीं इन जैव अणुओं को दोस्तों बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। ये अभिक्रियाएं कोशिका के सामान्य गुणधर्म को प्रभावित किए बिना संपन्न होती हैं। तो कैरोलिन बर्टोजी और मेल्डल, ये सब लोगों का काम अलग अलग है। तो अभी उन दो वैज्ञानिक जो ऊपर अभी हमने पढ़ाए उनका आपने काम देख लिया। अब आपने कैरोलिन बर्टोजी को भी देख लेना है। इन्हें बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रिया के लिए जो है इनको मिला है। ठीक है, इन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ये जो खोज की गई हैं उन खोजों का महत्व भी आखिर हमें पता होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन खोजों में दोस्तों क्या है कि इनसे एंजाइम अवरोधकों और रिसेप्टर लिगेंड्स, दवाओं, कैंसर रोधी एजेंट, रोगाणुरोधी आदि शाकनाशियों, फोटो स्टेबलाइजर्स इत्यादि के विकास को क्या होता है? बढ़ावा मिलता है। ये क्या होता है दोस्तों कि ये डीएनए जैसी जटिल जैविक प्रक्रियाओं के मानचित्रण एवं विशिष्ट सामग्री के निर्माण में भी उपयोगी होते हैं। साथ ही दोस्तों बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रिया का उपयोग यह पता लगाने के लिए भी किया जाता है कि कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं। इसके अलावा जैविक प्रक्रियाओं को ट्रैक करने में भी बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जो बायो ऑर्थोगोनल है, इनसे कैंसर दवाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण में भी मदद मिलती है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ही आता है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। यहाँ एक शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है, ग्लाइकैन। तो ग्लाइकैन देख लेंगे। इसे दोस्तों पॉलीसेकेराइड भी कहा जाता है ग्लाइकैन को, और ये सभी जीवित जीवों द्वारा निर्मित एवं कार्बोहाइड्रेट आधारित बहुलक हैं। संरचना, ऊर्जा भंडारण और प्रणालीगत नियामक उद्देश्यों के लिए ग्लाइकेन्स आवश्यक होते हैं। तो ग्लाइकेन्स को आप याद रखना कि पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं ग्लाइकेन्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा पुरस्कार जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया है और किस लिए दिया गया है। तो ये जो अभी हमने रसायन विज्ञान वाला डिस्कस किया वो आप याद रखना। आइए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है और क्यों दिया गया है उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देखेंगे। ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है? इटेगल्स फोटॉन के साथ किए गए प्रयोगों, बेल इनइक्वालिटी नियमों के उल्लंघन को सत्यापित करने, क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान करने के लिए दिया गया है। तो भौतिकी का नोबेल जो 2022 है, इसको याद रखना है कि किस किस चीज के लिए दिया गया है। तो पहली बात तो एटेगल्ड फोटॉन्स के साथ किए गए प्रयोग, दूसरा बेल इनइक्वालिटी नियमों के उल्लंघन को सत्यापित करने,
तीसरा, क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान के लिए जो है भौतिकी का नोबेल 2022 प्रदान किया गया है। तो इन तीनों चीजों को आप याद रखना कि इन चीजों के लिए आपका भौतिकी का नोबेल दिया गया है। आगे देखते हैं विजेता कौन कौन से हैं। दोस्तों 2022 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी का 3 लोगों को दिया, रसायन भी 3 लोगों को दिया गया था और भौतिकी भी 3 लोगों को दिया गया। इन तीनों लोगों का नाम आप याद रखना। एलन एस्पेक्ट कहाँ के हैं? फ्रांस के। जॉन एफ क्लॉजर दोस्तों यूएसए के हैं। और एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया के हैं। तो आपको 3 नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर जो कि यूएसए के हैं, एटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। ये तीनों नाम आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और किस किस चीज के लिए दिया गया है ये भी एक बार आप फिर से दोहरा लेंगे तो ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो पहला जो काम था इनका एटेगल्ड फोटॉन्स के साथ किए गए प्रयोगों के लिए। दूसरा, बेल इनइक्वालिटी नियमों के उल्लंघन को सत्यापित करने के लिए। तीसरा, क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान के लिए भौतिकी का नोबेल 2022 प्रदान किया गया। और जिन 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया वे तीनों वैज्ञानिक में दोस्तों एक फ्रांस के हैं जिनका नाम है एलन एस्पेक्ट, दूसरे हैं जॉन एफ क्लॉजर जो कि यूएसए के हैं, और स्टोन जिलिंगर वे भी ऑस्ट्रिया के हैं। तो 3 अलग अलग क्षेत्रों के 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक हैं। एस्पेक्ट आप फ्रांस कह सकते हैं, क्लॉजर यूएसए कह सकते हैं, और एटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के। तो शॉर्ट में एस्पेक्ट फ्रांस, क्लॉजर यूएसए, जिलिंगर ऑस्ट्रिया, इतना आप याद रख सकते हैं। एटेगल्ड फोटोन का युग्म मापन ये देख लीजिएगा, ये फोटोन्स है। ये आपके लिए चित्र थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आप चित्रों को देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वांटम प्रयोग और बेल इनइक्वालिटी देखते हैं। तो देख लेते हैं क्वांटम प्रयोग और बेल इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एटेगल्ड अवस्था में कणों की जांच एवं नियंत्रण की संभावना को प्रदर्शित किया है। इसमें क्वांटम प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरुआत हुई है जब कई कण जैसे इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के युग्म समान क्वांटम अवस्था साझा करते हैं तो इसे एंटेगलमेंट कहा जाता है। इसके तहत किसी तरह एक कण के गुणधर्म का मापन करके हम तुरंत दूसरे कणों के जो गुणधर्म है उसको जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों इन वैज्ञानिकों ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन नाम का एक परिघटना भी प्रदर्शित किया है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन वस्तुतः अज्ञात क्वांटम अवस्था को एक कण से दूसरे में स्थानांतरित करने का क्या है? एक तरीका है। दोस्तों ये आपका जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन है, इसको याद रखना कि ये एक अज्ञात क्वांटम अवस्था को एक कण से दूसरे में स्थानांतरित करने का क्या है? एक तरीका है। ठीक है, तो इतना चीज आप क्वांटम टेलीपोर्टेशन और भौतिकी के क्षेत्र में याद रखना। अब देखेंगे इन खोजों का आखिर महत्व क्या है। देखेंगे इन खोजों का महत्व, और इन खोजों का महत्व देख लेते हैं क्योंकि दोस्तों इन खोजों से क्या होगा कि क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम नेटवर्क के निर्माण में सहयोग मिलेगा। ठीक है, और यह सुरक्षित क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के विकास एवं सुरक्षित क्वांटम एन्क्रिप्टेड संचार हेतु भी अवसर प्रदान करेंगे। ये खोजें दोस्तों इस तरह के अन्य प्रयोग क्वांटम सूचना विज्ञान में अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही QIS एक बहुविषयक क्षेत्र है। जो कि क्वांटम सूचना विज्ञान है वह एक बहुविषयक क्षेत्र है जो क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांतों का उपयोग करके सूचना के विश्लेषण, प्रसंस्करण और प्रसार को समझने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो इन खोजों का महत्व भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब दोस्तों आएंगे हम चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारा नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया उसको देखेंगे। दोस्तों अभी तक रसायन और भौतिक के नोबेल पुरस्कार हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों 2022 में जो फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वह किस हेतु और किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया। तो किस हेतु प्रदान किया गया और किन किन वैज्ञानिकों को, इसके विजेता कौन कौन है, इनका नाम आप हमेशा याद रखा करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये पुरस्कार दोस्तों किस लिए दिया गया है इसको देख लेते हैं। ये पुरस्कार दोस्तों विलुप्त होमिनिन
और मानव के क्रमिक विकास से संबंधित जीनोम के क्षेत्र में खोज के लिए प्रदान किया गया। अब पुरस्कार के विजेता, तो ये पुरस्कार क्यों दिया गया, एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि यह क्या है कि विलुप्त होमिनिन और मानव के क्रमिक विकास से संबंधित जीनोम के क्षेत्र में खोज की गई है। मानव का क्रमिक विकास और विलुप्त जो होमिनिन है उसका जो विकास है उस पर ध्यान देने के लिए जो है ये खोज की गई है। तो पुरस्कार के विजेता कौन कौन है ये देख लीजिए। पुरस्कार के विजेता एक स्वीडन के आनुवंशिक विद हैं स्वांते पाबो, उनको दिया गया। तो स्वांते पाबो को दिया गया है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह स्वीडन के वैज्ञानिक हैं स्वांते पाबो, उन्हें प्रदान किया गया। और उनकी खोज किस चीज के लिए, एक तो मानव के क्रमिक विकास से संबंधित जो जीनोम के क्षेत्र में खोज हुई उसके लिए, तो इन्होंने मानव के क्रमिक विकास से संबंधित जीनोम के क्षेत्र में विकास किया और साथ ही विलुप्त होमिनिन का भी इन्होंने खोज किया उसके जीनोम का। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है, विलुप्त होमिनिन और मानव के क्रमिक विकास से संबंधित इनकी खोज है जो कि जीनोम के क्षेत्र में की गई है। और ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्वांते पाबो। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। दोस्तों स्वांते पाबो की जो खोज है, उन खोज पे जो उनके मानव विकास पर उनकी खोज है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो याद रखना है आपको कि स्वांते पाबो ने निएंडरथल, ये एक मानव है, विकास के क्रम में एक मानव है, निएंडरथल मानव के जीनोम की सीक्वेंसिंग इन्होंने की है स्वांते पाबो ने। ठीक है, ध्यातव्य है कि निएंडरथल आधुनिक मानवों के विलुप्त पूर्वज हैं। तो निएंडरथल याद रखना है कौन है, आधुनिक मानवों के जो हम लोग हैं उनके विलुप्त पूर्वज हैं निएंडरथल। ठीक है, तो ये नाम निएंडरथल और स्वांते पाबो ने किस जीनोम की सीक्वेंसिंग की है, निएंडरथल के। ये चीज आपको याद रखना। दोस्तों निएंडरथल जो है वह अफ्रीका के बाहर विकसित हुए थे, संभवतः ये दोस्तों संभवतः 4 लाख वर्ष पहले वर्तमान यूरोप और पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में रहते थे। और गौरतलब है कि इन्हें 30,000 वर्ष पहले ये जो है विलुप्त हो गए थे। कौन, निएंडरथल मानव। ठीक है, स्वांते पाबो ने दोस्तों निएंडरथल के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का विश्लेषण सीक्वेंसिंग की। ठीक है, किसका, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सीक्वेंसिंग किया इन्होंने। और उन्होंने पाया कि निएंडरथल आनुवंशिक रूप से आधुनिक मानवों से क्या थे, अलग थे। ये इन्होंने एक बहुत अच्छी थियरी दी कि निएंडरथल क्या थे, आधुनिक मानवों से अलग थे। हम आधुनिक मानवों का विलुप्त पूर्वज किसको मानते हैं, निएंडरथल को। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, ये इनके खोज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों स्वांते पाबो ने इससे पहले डेनिसोवा नामक एक अज्ञात होमिनिन की खोज की थी। डेनिसोवा को वर्ष 2008 में साइबेरिया के दक्षिण भाग में स्थित एक गुफा में खोजा गया था। और साइबेरिया कहाँ है, आप लोग फटाफट क्लिक कीजिए अपने दिमाग में। तो साइबेरिया कहाँ है, रूस में, रूस के उत्तरी क्षेत्र में बर्फीला जो जगह है उसको साइबेरिया बोलते हैं। ठीक है, और उन्होंने दोस्तों यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि विलुप्त होमिनिन को होमोसेपियंस में जीन का स्थानांतरण लगभग 70,000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, यह स्थानांतरण उस समय हुआ जब होमोसेपियंस अफ्रीका से विश्व के अन्य क्षेत्रों में फैल गए थे। तो मानव की जो उत्पत्ति की एक भूमि कहा जाता है वो अफ्रीका को कहा जाता है कि मानव सबसे पहले अफ्रीका में ही प्रकट हुआ। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों देखेंगे कि इनकी खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और ये इसका काम क्या हो सकता है, इसका महत्व क्या हो सकता है। दोस्तों हम देखेंगे इनकी खोज का महत्व, ये जो खोज हुई है इसका महत्व क्या है, ये आपके लिए जरूरी है। स्वांते पाबो के शोध के परिणाम स्वरूप पैलियोजिनोमिक्स नामक एक नए वैज्ञानिक अध्ययन क्षेत्र का उदय हुआ है। कौन सा क्षेत्र है, पैलियोजिनोमिक्स। ठीक है, ये एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए इसका एक उदय हुआ, इसका एक पता चला लोगों को। प्राचीन या विलुप्त सजीवों के जीन के अध्ययन और विश्लेषण को ही हम पैलियोजिनोमिक्स बोलते हैं। तो पैलियोजिनोमिक्स किसको बोलते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखना कि पैलियोजिनोमिक्स किसको बोलते हैं, प्राचीन या विलुप्त सजीवों के अगर जीन का आप अध्ययन और विश्लेषण करते हैं तो उसको आप नाम दिया जाएगा कि आप पैलियोजिनोमिक्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
आधुनिक मानव और अज्ञात होमिनिन के बीच भिन्नताओं पर स्वांते पाबे का शोध कार्य निम्नलिखित अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह शोध जो है मानव के क्रमिक विकास और विश्व में उसके प्रसार के बारे में एक बेहतर समझ विकसित करने में मदद करेगा। ये चीज आप याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मानव का विकास क्रम और वह विकास के बाद किन क्षेत्रों में उसका विस्तार हुआ, प्रसार हुआ, उस तरीके को बेहतर तरीके से समझने में इनकी खोज महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस तथ्य को समझने में भी मदद कर सकता है कि जीन का शुरुआती स्थानांतरण किस प्रकार वर्तमान मानवों को प्रभावित करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए निएंडरथल के जीन अलग अलग संक्रमणों के प्रति हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं और डेनिसोवा या एंडोथेलियन पीएस होमिन डोमेन प्रोटीन 1 जीन वर्तमान मानव को अत्यधिक ऊंचाई पर भी जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है। यह जीन आमतौर पर तिब्बत के वासियों में पाया जाता है। ये कौन सा जीन है दोस्तों? EPAS1 ये जीन है जो कि वर्तमान मानवों में पाया जाता है और ये जीन जो है दोस्तों लोगों को अत्यधिक ऊंचाई पर जीवित रहने में सक्षम करता है और यह दोस्तों तिब्बत वासियों में पाया गया है। EPAS1 जीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहां पर इनकी खोज के अंदर प्रकट होती है। तो जो पहाड़ी एरिया के लोग होते हैं उन पर रिसर्च किया जाना चाहिए। अब इस शोध के बाद रिसर्च होगा कि जो ये आपका EPAS1 जीन है उसमें आखिर ऐसी क्या विशेषता है जो कि लोगों को अत्यधिक ऊंचाई पर रहने में ये मदद करता है। तो दोस्तों ये तीनों रसायन, भौतिक और चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप जरूर से जरूर रट लेना इन तीनों नामों को। तो स्वांते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और बाकी जो रसायन और भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया उसका नाम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिख देना इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपको भी अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और आगे किसी अन्य वीडियो में और कोई सेशन आपके लिए लक्ष्य सीरीज का लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा में आप जानते हैं कि अब 60 दिन के आसपास समय बचा है, तो 2 महीने दोस्तों कुछ नहीं होते हैं। अब तो 2 महीने से भी कम टाइम बचेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा तो परीक्षा की घड़ी नजदीक आती जाएगी, हार्ट बीट आपकी तेज होगी, थोड़ी सी एंजाइटी होगी आपको, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा ठंडा पानी पीना, अच्छे से रहना, टेंशन मत लेना, मेडिटेशन और योगा वगैरह करते रहना, जिससे कि चीजें याद रखने में आपकी मेमोरी को स्ट्रांग भी बनाएगा योगा वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे फिर एक नई और अच्छी सी एंथुजियास्टिक चर्चा के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।